दिल्ली, मुंबई दुनिया के सबसे बड़े मेगा सिटीज में से एक माने जाते हैं, पर क्या ये सच में एक ग्लोबल हब्स है जहां यूएई ने दुबई को रेगिस्तान से इंटरनेशनल पावर हाउस बना दिया। एक आइलैंड धार्मिक हिंसा और गरीबी से निकल के एशिया की सबसे ज्यादा डेवलप सिटी बन गई, जिसका नाम है सिंगापुर। वहीं भारत के बड़े सपने अधूरे क्यों रह गए? आज हमारे शहर ग्लोबल हब तो छोड़ो, एक रहने के लिए एवरेज सिटी भी नहीं माने जाते। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी, लोगों में सिविक सेंस की भारी कमी, लॉ एंड ऑर्डर को कोई फॉलो नहीं करता। क्या कमी है हम में? आज हम इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस सिर्फ अपनी आबादी से, ऊंची इमारतों से नहीं जानी जाती। ये एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम होता है जहां फाइनेंस, ट्रेड, इनोवेशन, कल्चर और टैलेंट सब एक साथ सीमलेसली फ्लो करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां हर देश का व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के काम कर सके, रह सके और अपने सपने पूरे कर सके। इसके लिए एक मजबूत ग्लोबल इकोनॉमिक और ट्रेडिंग हब की जरूरत होती है। साथ ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमलेस ग्लोबल कनेक्टिविटी, एक डाइवर्स और हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस और सबसे जरूरी ग्लोबल कल्चरल इन्फ्लुएंस को अपनाने की एबिलिटी। ये सब एक ट्रूली इंटरनेशनल सिटी के फंडामेंटल क्राइटेरिया हैं। जब मैं इन शहरों का नाम लूंगा आप खुद समझ जाओगे। सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क और अब दुबई। ये वो शहर है जिन्होंने सिर्फ अपनी इकोनॉमी ही नहीं बदली, बल्कि दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले और हर कल्चर को अपनाया, बिना इस डर के कि हमारी लोकल संस्कृति खतरे में आ जाएगी, हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, या फिर हम जो यहाँ के लोकल से जो भी मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश ने कुछ किया ही नहीं, हमने भी ग्लोबल हब बनने के सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की है। इसका सबसे बड़ा और ताजा एग्जाम्पल है गुजरात का ढुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। उस टाइम गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट को एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी के रूप में पूरे दुनिया के सामने पेश किया, जिसका एम था इसे सिंगापुर से 2 गुना बड़ा बनाना और एक ग्लोबल इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करना। 2009 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और इसे एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कहा गया। प्लान्स ये थे कि ये मुंबई के ट्रैफिक से मुक्ति देगा और सिंगापुर जैसा ऑर्डर यहाँ होगा। लेकिन आज ऑलमोस्ट 15 साल बाद भी ढुलेरा का नाम भी कोई नहीं लेता। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज और अधूरे सपने का सिंबल बन चुका है। क्या कारण है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इनफेक्टिव फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और रेड टेपिज्म। कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि जैसे कि एक स्मार्ट सिटी को बिल्ड करने में टाइम लगता है, 15 साल इनफ नहीं है। इस सवाल का जवाब है साउथ कोरिया की स्मार्ट सिटी इंचियोन, जिसका डेवलपमेंट 2001 से स्टार्ट हुआ। 2009 तक इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया गया। 2010 में स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। 2014 यानी 15 साल के अंडर इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के रेडी हो गया और आज इस शहर का टोटल जीडीपी ऑलमोस्ट $100 बिलियन का है। क्या इंचियोन को ज्यादा टाइम लगा? रिजल्ट आपके सामने है। ग्लोबल सिटी बनाने की भारत की चाहत कोई नई नहीं है और ये चाहत 2009 से भी पुरानी है। 2007 में पर्सी मिस्त्री कमेटी ने मुंबई को एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि एफडीआई को ओपन करो, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। उन्होंने लिबरल टैक्स पॉलिसी, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे रेवोल्यूशनरी कदम का सजेशन दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उनमें से ज्यादातर आइडियाज पर कोई खास काम नहीं किया गया। कई सिफारिशें आज भी सरकारी दफ्तरों में धूल की लेयर इकट्ठा कर रही है। क्या हम अपने एक्सपर्ट्स और विजनरीज की बात सुनने को तैयार नहीं? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है जो हमारे सिस्टम पर बड़े धब्बे जैसा है, जिसका दाग निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। सिंगापुर की तरह भारत के पास भी टैलेंट है, एक विशाल आबादी है और मुंबई, चेन्नई जैसे कोस्टल सिटीज है जो ट्रेड के लिए परफेक्ट है। लेकिन हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी कमजोर है और पॉलिटिकल विल में कमी दिखती है। भारत में कंपनी खोलने और चलाने में आज भी कई तरह की परमिशंस और पेपर वर्क करने पड़ते हैं। अब ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने जीएसटी को सेलिब्रेट करते हुए एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की इंडिया में, तो पीएम को डायरेक्ट रिप्लाई देते हुए फ्लेक्सपोर्ट के सीईओ रैंड पीटरसन ने लिखा, इंडिया में उन्हें इतने सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं जो पूरी दुनिया के कंप्लीट पेपर वर्क के बराबर है। आज के टाइम पीएम मोदी को सीधा रिप्लाई देना इस तरह से बड़ी बात है। ये इसलिए कर पाए क्योंकि ये इंडियन नहीं है। वहीं दुबई जैसे शहर में ऐसे प्रोसेस काफी आसान और तेजी से होते हैं। एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टर्स के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए
लैंड एक्वायर करना भी एक बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच 40% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंडिंग में रुकावट और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेबिज्म के कारण डिले हुए। इसमें कई हाईवे, पोर्ट और एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। हम अक्सर बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने में नाकाम रहते हैं। डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ते रहते हैं और पॉलिसी एग्जीक्यूशन में सालों लग जाते हैं। एक इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर को प्रेडिक्टेबिलिटी और स्पीड की जरूरत होती है। इंडिया में इसके बजाय अक्सर कंफ्यूजन और डिले ही मिलता है। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होता रहता है। दुबई ने 1970s में ही तेल से कमाए हुए पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना शुरू कर दिया था और 1990s तक अपने बजट का लगभग 30% इस पर स्पेंड कर रहे थे। उन्होंने 100% फॉरेन ओनरशिप और जीरो इनकम टैक्स जैसे पॉलिसीज में रिफॉर्म किए, जिसने दुनिया भर के टैलेंट और कंपनीज को अट्रैक्ट किया। इसके विपरीत भारत में 2015 तक रिटेल में एफडीआई सिर्फ 51% ही अलाउड था, जबकि दुबई ने 1990s में ही 100% एफडीआई खोल दिया था। हालांकि रिटेल में एफडीआई एक सेंसिटिव मुद्दा है इंडिया में, जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन इसे सरकार को ही सही करना पड़ेगा ताकि हमारा रिटेल मार्केट भी सस्टेनेबल बन पाए और हमें फॉरेन रिटेलर से डर न लगे। हम गिफ्ट सिटी धुलेरा को दुबई जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% तक है। दुबई और सिंगापुर में 0। इससे कंपटीशन में हम काफी पीछे रह जाते हैं। हालांकि अगर अब गिफ्ट सिटी के द्वारा सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। ये अच्छा स्टेप है, लेकिन सिर्फ इससे इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं कुछ सेक्टर में। इससे आप इस शहर को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब तो बना सकते हैं, लेकिन ग्लोबल सिटी नहीं। ग्लोबल सिटी के कॉन्सेप्ट में सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता, और भी चीजें होती हैं जिनको आप आगे समझेंगे। इस चीज को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमने कहाँ पे मौके गंवाए हैं। जब चाइना और यूएई जैसे देश अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे थे और अपनी इकोनॉमी को बदल रहे थे, तब इंडिया कोalition पॉलिटिक्स, लिटिगेशन और पॉलिसी पैरालिसिस में फंसा हुआ था। मुंबई जो एशिया की फाइनेंशियल कैपिटल बन सकती थी, वहाँ की जगह कंपनीज दुबई और सिंगापुर शिफ्ट हो गई। इस मौके को गवाकर हमने सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि ग्लोबल रिकॉग्निशन भी खो दी। दुबई का सफर एक रेगिस्तान से इंटरनेशनल पावर हाउस तक का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्होंने कैसे किया? क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके? क्या सिर्फ आर्टिफिशियल आइलैंड को बिल्ड करके? क्या सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाकर, या फिर टैक्स में छूट देकर? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सब उसी फ्रेमवर्क का पार्ट है जिसके अंडर एक ग्लोबल सिटी का निर्माण होता है। ग्लोबल सिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होने से, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से नहीं बनता। दुबई ने कुछ ऐसा किया जो एक ग्लोबल सिटी बनने के लिए एक शहर को करना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड शहर को शहर बनाते हैं वहाँ के लोग। दुबई ने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीजा देकर ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसमें बिना सिटीजनशिप दिए भी बेहतरीन माइंड्स को रोक कर रखा जा सकता है। दुबई ने कई फ्री जोन्स बनाए जहां विदेशी कंपनीज बिना किसी लोकल पार्टनर्स के 100% ओनरशिप रख सकती हैं। इससे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कोई एम्बिग्युइटी और दिक्कत नहीं रही। भारत में अब भी कई सेक्टर्स में 100% एफडीआई पर डिबेट चलती है। यहाँ मैं फिर बोलना चाहूंगा कि और भी तरीके हो सकते हैं, बस सरकार सोच नहीं रही, या फिर सरकार के पास ऐसे यूनिक पॉलिसीज बनाने वालों की कमी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आज दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, और पाम जुमेरा जैसे मैन मेड आइलैंड्स ने दुनिया का ध्यान खींचा। उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सबसे अहम था स्पीड। जहां हम एक ब्रिज 10 साल में बनाते हैं, दुबई एक पूरी मेट्रोपोलिस खड़ी कर देता है। ये उनकी एफिशिएंसी और विजन का प्रतीक है। दुबई के लीडर्स ने एक सटीक और लंबी अवधि का मास्टर प्लान बनाया। उन्हें पता था कि तेल हमेशा नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को नॉन ऑयल सेक्टर जैसे टूरिज्म, फाइनेंस और लॉजिस्टिक में डाइवर्ट किया। ये फोरसाइट ही उनकी सफलता की चाबी है। सऊदी अरब जैसे देश इस चीज को थोड़ा लेट समझे और आज ये देश भी रिफॉर्म कर रहे हैं तेजी से। लाइन सिटी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर्स, द रियल वसुदेव कुटुम्बकम पॉलिसी। ये शायद सबसे सेंसिटिव लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे हमने दुनिया में फैलाया लेकिन दुबई ने इसको इम्प्लीमेंट किया। एक वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस का मतलब है ओपननेस, टॉलरेंस और अलग अलग विचारों का स्वागत। भारत वसुदेव कुटुम्बकम, पूरी दुनिया एक परिवार है में यकीन रखता है,
लेकिन रियलिटी में इस श्लोक को हमसे बेहतर एक इस्लामिक कंट्री फॉलो कर रहा है जिसका नाम है यूएई। दुबई जो एक इस्लामिक देश का पार्ट है, इसके बावजूद उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस के लिए अपने रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाया। इस्लाम में पोर्क और शराब हराम है। सऊदी अरेबिया ने इसको सख्ती से लागू किया है, लेकिन यूएई ने समझा कि अगर ग्लोबल हब बनना है तो लिबरल अप्रोच अपनाना होगा। उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए पोर्क और शराब को लाइसेंस्ड वेन्यू पर अलाउ किया। यह एक बोल्ड मूव था जिससे दुबई ने अपने आप को एक ऐसी जगह बना दिया जहां लोग अपने कल्चर के हिसाब से जी सकते हैं, काम कर सकते हैं। नहीं तो भले ही आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना लो, वर्ल्ड क्लास मैन मेड आइलैंड सिटी बना लो, जब कोई यहाँ रहने ही नहीं आएगा तो इस चीज का फायदा ही क्या। और लोग तभी आएंगे जब उन्हें अपनी चॉइस की आजादी होगी। आज दुबई की 90% आबादी नॉन अमीराती है। 2024 में दुबई ने ऑलमोस्ट 17 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया, जबकि पूरे इंडिया ने सिर्फ 9.8 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया था। एक छोटा सा शहर एक पूरे देश पर भारी पड़ रहा है। ये चीज इंडिया को रीथिंक के लिए मजबूर करती है अपनी पॉलिसी पे, और ये पोटेंशियल भी दिखाती है कि अगर एक छोटा सा शहर इतने ज्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकता है तो सोचो इतना बड़ा देश इंडिया, हमारे पास कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। अब सवाल ये है, क्या भारत इतना लिबरल हो सकता है? वेल, हमारा संविधान तो लिबरल ही है, तो ये सवाल ही क्यों? वेल, आज के टाइम ये सवाल पूछना जरूरी भी है। आज जिस तरह से देश में रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ये मुश्किल लगता है। यहाँ दिक्कत एक धर्म को प्रायोरिटी देने से नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि हम दूसरे धर्म को बहुत छोटा समझने लगे हैं एक धर्म के मुकाबले। हमारे देश के कई बड़े राज्यों में काउ स्लॉटर बैन है। गुजरात जैसे राज्य जहाँ ढुलेरा और गिफ्ट सिटी बन रही है, वहाँ अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। जब हम लोगों को इस बात पर जज करते हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, तो कोई फॉरेनर यहाँ क्यों आना चाहेगा? KFC जैसी बड़ी कंपनी को धमकी दी जाती है अपनी दुकान बंद करने के लिए, क्योंकि वो नॉन वेज सर्व करती है, जिसकी वजह से एक धर्म के लोगों का सेंटीमेंट हर्ट होता है उनके रिलीजियस फेस्टिवल में। तो इससे हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? उन्हें इंडिया से बेहतर फ्रीडम और एनवायरनमेंट यूरोप या अमेरिका में मिल रहा है, या फिर दुबई, सिंगापुर या हांगकांग में एक इंटरनेशनल सिटी लिबरल होती है, नॉन जजमेंटल। जब तक हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव ओपननेस और टॉलरेंस के अपोजिट चलता रहेगा, तब तक मुंबई, दिल्ली या ढुलेरा कभी भी दुबई या सिंगापुर नहीं बन पाएंगे। मैं यहाँ गोवा का एग्जांपल देना चाहूँगा। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ ना तो अल्कोहल बैन है और ना ही बीफ। जी हाँ, गोवा में बीजेपी के शासन होने के बाद भी बीफ को बैन नहीं किया गया। इनफैक्ट ये राज्य दूसरे राज्यों से बीफ को इंपोर्ट करता है ताकि उनके यहाँ सप्लाई कम न पड़ जाए। गोवा को पता है अगर बीफ अल्कोहल बैन हुआ तो धीरे धीरे फॉरेन टूरिस्ट गोवा में आना बंद कर देंगे और यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मैं यहाँ किसी को ये नहीं बोल रहा कि बीफ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सबकी पर्सनल चॉइस है। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया एक फ्री कंट्री है। अगर आपके रिलीजन का सेंटिमेंट है तो ये आपका पर्सनल अफेयर है। आपके पर्सनल अफेयर में कोई दखल देता है कि आपको ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए या फिर ये बोलना चाहिए, मैं उस चीज के खिलाफ हूँ और भारत का संविधान भी यही कहता है। इसीलिए हमें खुद से ही इस बात पर सोचना होगा। जब तक ये चीज नहीं बदलती, आप भूल जाओ कि आपका देश विश्व गुरु बनेगा या फिर हमारा कोई शहर दुबई, सिंगापुर जैसे शहरों को टक्कर देने के लायक बनेगा। इसके अलावा हम सिविक सेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे भूल सकते हैं? हम बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज और एयरपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन एक बाहर का इन्वेस्टर या फिर सिटीजन जब किसी शहर में आता है तो वो वहाँ की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखता है, और यहाँ हमारे बड़े से बड़े शहर फेल हो जाते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों की सच्चाई क्या है? जगह जगह कचरे के ढेर, सड़कें टूटी हुई, सिविक सेंस ना के बराबर, ओवर क्राउडेड और अनरिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप कुछ हद तक मेट्रोस को छोड़ दे तो दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स हमारे फाइनेंशियल कैपिटल के दिल में है, जो एक तरफ लग्जरी और दूसरी तरफ एक्सट्रीम गरीबी का पैराडॉक्स बना चुका है। हालांकि कई कोशिशों के बाद अब इसको रीडेवलप करने की बात चल रही है। ये एक पॉजिटिव स्टेप माना जाएगा, लेकिन स्लम सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भी हमको सोचना होगा। हमारे शहर दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में टॉप पर आते हैं, जिससे हेल्थ पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, और ये खबर विदेशों में भी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 32% पोटेंशियल टूरिस्ट ने इंडिया में बीमार होने का सबसे बड़ा डर जताया और 27% ने सेफ्टी और सिक्योरिटी को कारण बताया। फिर भी इन सब के बावजूद हमारे देश के कुछ अमीर लोग गुरुग्राम जैसे शहरों में 100 करोड़ के फ्लैट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक बेटर लाइफ के लिए, बेटर फैसिलिटीज के लिए। और जब ये अपने फ्लैट से बाहर निकलते हैं तो इनको कुछ ये नजारा दिखाई देता है।
जिन सड़कों पे गाड़ियां होनी चाहिए थी वहाँ घुटनों तक पानी। जब देश के सबसे डेवलप्ड सिटी का ये हाल है तो सोचो जो छोटी सिटीज है उनका क्या हाल होगा। इस कंडीशन में जिनके पास पैसा है वो क्यों रुकना चाहेंगे इंडिया में। जब तक एक शहर अपने सिटीजन्स को एक साफ, सुरक्षित और क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे सकता, वो ग्लोबल टैलेंट टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करना तो छोड़ो, हम अपने टैलेंट को ही नहीं रोक पा रहे हैं। जिनके पास टैलेंट होता है और पैसा होता है वो सेफ और क्वालिटी लाइफ के लिए देश से बाहर चले जाते हैं और इस फिनोमेना को नाम दिया गया है ब्रेन ड्रेन। इंडिया से एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा है और इसकी मंजिल है दुबई और सिंगापुर, जो पहले अमेरिका और यूरोप हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन ट्रेंडिंग में दुबई, सिंगापुर जैसे शहर आ चुके हैं। इसका कारण है इन शहरों की लिबरल पॉलिसी और प्रो बिजनेस इकोसिस्टम। टॉप इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, टेक माइंड्स, इन्वेस्टर्स सब यूएसए या सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। वो सिर्फ टैक्स बचाने नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सिस्टम स्मूथ है, ब्यूरोक्रेसी कम है और उन्हें एक स्टेबल सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिलता है। हाल ही में एक फेमस यूट्यूबर जिनका नाम है अक्षत श्रीवास्तव, आपने शायद इनकी वीडियोस देखी होंगी जो फाइनेंशियल टॉपिक पे बनाते हैं। इन्होंने एक पोस्ट में लिखकर ये बताया कि ये इंडिया छोड़कर सिंगापुर शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। आप खुद रीजन को पढ़ सकते हैं। तो ये है असली सच्चाई, लोग मानना ही नहीं चाहते। आज भी लोग इस डिलीजन में जी रहे हैं कि इंडिया तो विश्व गुरु बन चुका है। आज दुनिया के सारे बड़े डिसीजन इंडिया से पूछकर ही होते हैं। अगर आपका भी दोस्त इसी डिलीजन में है तो उसको ये वीडियो जरूर दिखाना। ये सिर्फ टैलेंट ही नहीं जो देश से बाहर जा रहा है, ये कैपिटल फ्लाइट भी है। हाई नेट वर्थ इंडियन फैमिलीज अपनी संपत्ति और निवेश दुबई जैसे टैक्स फ्रेंडली शहर में ट्रांसफर कर रहे हैं। एनआरआई टैक्स लूप होल्स और कॉम्प्लिकेटेड इंडियन टैक्स लॉ भी इसमें अहमियत रखते हैं। कई इंडियन स्टार्टअप्स भी दुबई या सिंगापुर में अपना बेस बना रहे हैं क्योंकि वहाँ फंडिंग एक्सेस, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और ग्लोबल कनेक्टिविटी बेहतर है। जब अपने देश के रिच लोग भारत में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो दुनिया क्यों करेगी। और हम यहाँ बस स्टार्टअप्स इंडिया वाला गेम खेल रहे हैं। ये एक कड़वा सच है जो हमारे ग्लोबल एम्बिशन को रोक रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई कोशिश नहीं हो रही, कुछ पॉजिटिव साइंस भी है, लेकिन जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश है। क्या ये बड़े प्लान्स जमीन पर उतर रहे हैं बिना डिले हुए और बिना ब्यूरोक्रेसी के? क्या ये शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर आधारित है? ये कुछ सवाल है जिनके जवाब हमें समय के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि एज एन इंडियन हमें यहाँ थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। तो क्या भारत में कभी एक कॉस्मोपॉलिटन हब नहीं बन पाएगा? ऐसा नहीं है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ कड़वे सच एक्सेप्ट करने होंगे। वो कहते हैं ना, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी के कारणों को समझना पड़ता है। और मेरा मानना है अगर सच में हमें सच में होप को जिंदा रखना है तो सबसे पहले हमें वोट से चेंज लाना होगा। अगली बार कोशिश करना उनको वोट देने की जो लिबरल रिफॉर्म की बात करे, जो इक्वालिटी की बात करे, जो एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे और सबसे बड़ी बात जिनके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो। ये बेसिक पिलर है। जब इन चीजों में रिफॉर्म होगा तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा दुनिया में। एक वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस सिर्फ कंक्रीट से नहीं बनती, माइंडसेट से बनती है। जब तक हम खुद को मॉडर्न सोच के लिए तैयार नहीं करते तब तक कोई स्काईस्क्रैपर हमारे शहर को ग्लोबल सिटी नहीं बनाएगा। ग्लोबल सिटी बनना माइंडसेट का काम है और ये कहानी स्टील और सीमेंट से नहीं, सोच से लिखी जाती है।